Okay, very good morning to all of you and welcome back. Though, of course, it might be a little debatable as to whether I should call it as morning or not. But as convention says ki pehli mulaqat morning, so I went by that. Garv as usual in his pranam style. Good morning messages from Parth, Rishabh, Bhavya, Ansh, Aryan, Harshit. Garv as usual pranam. Okay, one or two things first and then we will start. पहली बात तो good that people have again started sending all those weekly target messages. तो मैंने सबको कुछ ना कुछ response दिया है. कईयों को थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए बोला है, कईयों को कुछ word of advice दिया है. I hope now it becomes a good afternoon, Harshit. Like there's a break now. Harshit says good afternoon. बाकी सब good morning. कईयों ने good afternoon किए वैसे तो. हाँ तो जो मैं कह रहा था is that it's good that people have restarted the habit. I mean, and I'm sure it will pay some dividends to you in due course of time. Interestingly, हम लोग के सीनियर बैच से जो अभी मतलब अभी पूरे तो निकले नहीं है बिकॉज अभी लाइक जे एडवांस मेंस का भी शायद कुछ बचा है, बट वहां पे भी मैंने ऐसे सोचा कि चलो दे देते हैं, देखते हैं व्हाट पीपल आर डूइंग. तो वहां से भी ये रिस्पॉन्स आया कि एक दो बच्चों ने बताया कि जब हम शुरू में करते थे तो हमसे होता ही नहीं था टारगेट पूरा. अगर हम 100 का टारगेट कर रहे हैं तो 70-80 होता था, लेकिन अब तो वो टारगेट ऑलवेज ओवर अचीव होता है. मतलब 100 का टारगेट करो तो 130 हो जाता है. अब स्पीड बढ़ गया है, एक्सपीरियंस बढ़ गया है ना, प्लस टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, मॉडल पेपर्स वगैरह दे रहे हैं. तो अगर सबको काउंट करो तो नंबर्स जो है टारगेट से एक्सीड हो रहा है. तो दैट्स व्हाट हैपेंस एक्चुअली. यू इनिशियली स्टार्ट ऑफ विद द टारगेट, फिर देखना वो धीरे धीरे टारगेट बढ़ता रहता है. और ये सबके साथ ही होता है बिकॉज स्पीड विल इंक्रीज एज यू गेट मोर एक्सपीरियंस. You will see that more questions are happening per unit time, वगैरह वगैरह. So I'm sure it will be a good experience hopefully. So now that people have restarted, लेकिन ये कि सब लोगों ने तो नहीं भेजे हैं as usual. ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने नहीं भेजे हैं, तो I would suggest कि start करो. I mean it's a exercise of just around 2-3 minutes per week. तो पूरे हफ्ते के 2-3 मिनट्स का एक्सरसाइज को इतना रेजिस्टेंस भी मत क्रिएट करो उस एक्सरसाइज पे. I would recommend that you please do it diligently. Aryan, I think you are raising some hand. कुछ बताना चाह रहे थे? Yes, Aryan. अच्छा, बाय मिस्टेक हो गया. चलो ठीक. अंशज आस्क कि अभी कितने मेंस के पेपर बाकी है. एक्चुअली देखो बाकी तो 2 है, लेकिन पता नहीं चल रहा कब क्या होगा बिकॉज the communication from education ministry is just shut down. I don't know क्यों ऐसे हो गया suddenly. I mean it should not happen, but unfortunately that's the wrong part of the story. पूरे communication ही उन्होंने break down कर दिया, ना कोई information, ना कुछ update, ना कुछ. जबकि कायदे से क्या है ना कि एक बीच में communication होना चाहिए कि अभी हम लोग decide नहीं कर रहे हैं, इतने दिन बाद decide करेंगे, या some kind of a thing. But I don't know why they have become totally incommunicado. That should not have happened. अब उन्होंने एक अजीब सा डिक्लेरेशन और भी कर दिया, और वो है कि शायद जो लोग बोर्ड के मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो बोर्ड भी दे सकते हैं. और उसका टेंटेटिव डेट रख लिया है अगस्त 15 से सितंबर 15. अब एक प्रॉब्लम समझो, अगर मान लो अगस्त 15 पेपर स्टार्ट होता है और सितंबर 15 पेपर एंड होता है, यानी उसके बीच में तो कोई पेपर रख नहीं सकते शायद. पेपर मतलब इन द सेंस कि नीट या जेईई मेंस या जे एडवांस. तो उसके पहले या तो बाद में. आप पहले रखना थोड़ा इलॉजिकल लगता है, यानी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो इसके पहले कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर रखें. तो प्रोबेबली दे विल पुट इट आफ्टर सितंबर 15. और दैट्स टू मच ऑफ अ डिले. उतना तो जरूरत ही नहीं. उस समय उतरे में तो थर्ड वेव ना आ जाए, फिर प्रॉब्लम, वेव शूट अप करेगा फिर. एनीवे इट्स ऑल chaotic. चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे. लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडक्टर्स इन सीरीज बट वेरी फार अवे. फार अवे इसलिए क्योंकि हम लोग म्यूचुअल इंडक्टर्स को अवॉइड करना चाहते हैं. तो वो ट्रेंड या थॉट अभी भी रख रहे हैं. Even now also we are trying to avoid the mutual inductance. So now we are going to talk about inductors in parallel. ठीक है ना. तो पैरेलल में क्या होगा, ये अगर आई हुआ तो ये इंडक्टर है मान लो, ये भी एक इंडक्टर है मान लो, तो 3 का ले लें. 3 का ले लेते हैं, आई थिंक मेक सेंस. तो लेट्स से ये ए है
और ये बी है, ठीक है ना। तो ये जो करंट है ये तो ब्रेकअप करेगा, L1, ये L2, ये L3, तो ये I1, ये I2, ये I3। अच्छा हमें पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना तो मालूम है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो therefore obviously अगर DI/dt कैलकुलेट करूंगा, therefore DI/dt is equal to dI1 dt plus dI2 dt plus dI3 dt। Even this is also pretty logical, है ना। और क्या ना, देखो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, L1 dI1 dt, और वो वोल्टेज क्या होगा, ए और बी का वोल्टेज के बराबर, यानी VA माइनस BB कैन बी written as L1 dI1 dt, यानी dI1 dt क्या होगा, VA माइनस VB by L1। So therefore dI1 dt is equal to VA minus VB by L1, ठीक है। ऐसे फिर I can also write it as VA minus dI2 dt। dI2 dt क्या होगा, VA minus VB by L2। dI3 dt क्या होगा, VA minus VB by L3। और एक चीज देखो, अगर मैं चाहता हूं कि इसके इक्विवेलेंट बनाओ, सो दैट एक ही इंडक्टर हो ए और बी, और उसमें करंट हो I और L इक्विवेलेंट, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा फिर ना, L equivalent into di dt is equal to VA minus VB। I can also write that di dt, क्या काम करो, in equivalent circuit, in तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें क्या हो जाएगा, L equivalent into di dt will be equal to VA minus VB। I think that's I hope logical now, है ना। देख लो अच्छे से। और क्या ना, therefore I can write di dt as equal to VA minus VB by L equivalent, है ना। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो सब, di dt लिख दूंगा VA minus VB by L equivalent, तो implies VA minus VB by L equivalent is equal to di1 dt हो गया VA minus VB by L1, VA minus VB by L1 plus VA minus VB by L2 plus VA minus VB by L3 and so on। I think that gives us the answer then. So therefore you have 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2। यानी मैं देख रहा हूं कि अगर इंडक्टर्स पैरेलल में होता है ना, इन दैट केस अगर इंडक्टर्स पैरेलल में होता है, इन दैट केस द फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ एक सेकंड, बोला जाता है करना पड़ता है। ठीक है, so the formula in case of parallel inductors is similar to what is that in case of parallel resistors। तो like कोई डिफरेंस तो है नहीं, so that's what we discover in case of inductors in parallel, ठीक है। so that was about inductors in series and parallel। मैं एक और सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, so I'm giving a question now। हमने सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट किए थे सॉलिनॉइड, ठीक है ना, हमने सेल्फ इंडक्टेंस सॉलिनॉइड के लिए किया। आज मैं एक टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा हूं।
to find the self inductance of the following toroid. इस toroid का शेप दिया हुआ है, इस तरीके का। नाउ मैं सी किस तरीके का शेप है, इसमें n टर्न्स है, ठीक है, R1 रेडियस है और R2 रेडियस, और मैं इसका ना सेक्शनल व्यू भी बना, सेक्शनल व्यू बनाऊं तो कैसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये इसका हाइट दे रखा है h। तो मैंने क्या किया, इस टोरॉइड को आधा कट कर दिया, तो ये नहीं, ऑब्वियसली इस टोरॉइड में लाइक ऐसे टर्न्स होंगे, n टर्न्स है एंड n इज लार्ज, और R1 और R2 रेडियस है, टू फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस टोरॉइड। चलो गो अहेड। Go ahead. ऐसे टर्न बाय टर्न वाइंड अप करके टोरॉइड बना। याद करके देखो, सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, वो था म्यू नॉट Ni बाय 2 पाई r। तो मैं काम करता हूं, मैं सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं ऑफ dr। तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये फॉर्मूला है, तो फ्लक्स कितना होगा इनटू r करेंगे, Jasraj is given mu naught n r1 plus r2 by 4 pi. Answer is given mu naught nh by pi into r2 minus r1 by r2 plus r1. Okay, चलो मैं देखता हूँ। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड आ गया mu naught ni by 2 pi r। अब एरिया बोलते क्या होगा, dr into h, है ना, तो h into dr is the area। तो मैग्नेटिक फील्ड into एरिया फ्लक्स आ। अब यही फ्लक्स जो है ना, ये एक टर्न का फ्लक्स हुआ, है ना, ये एक टर्न का फ्लक्स हुआ, और टोटल फ्लक्स के लिए क्या होना, इनटू n टर्न्स भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ दैट्स लाइक द टोटल फ्लक्स इनटू n, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर जगह अलग अलग फ्लक्स होगा, तो कहां से R1 से लेके R2 तक, therefore there will be integration R1 to R, so that will be the total flux in this particular case, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा ना, इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर i बाय 2 पाई, और ये इधर h
और dr by r है ना, और r1 से लेके r2 यानी म्यू नॉट n स्क्वायर h i by 2 pi। तो जो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा 5 by i, तो i हट गया है ना, into ln r2 by r। So this will be the coefficient of self inductance. This will be the coefficient of self inductance for the toroid। जसराज सर की क्या इक्वेशन कैसे लिखा? एक्चुअली क्या देखो, इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखना इज दैट कि सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान रख, सॉरी टोरॉइड का, ये टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसे होता है, अपॉन स्मॉल आर होता है, ठीक है। हाँ, अगर टोरॉइड का डायमीटर बहुत कम ले लो तो इन दैट केस यू माइट से कि उसका वेरिएशन तो ज्यादा है नहीं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। पर अगर मान लो डायमेंशंस ठीक ठाक दिया हुआ है इन दैट केस देयर विल बी वेरिएशन, ठीक है ना। जैसे इस केस में अगर मैं सोलिनॉइड का डायग्राम बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाऊं यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे हो, एंड इट विल बी नॉन लीनियर ग्राफ प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर r को सेंटर से लेते हो तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, अगर r को सेंटर से लेते हो, और अगर r को यहीं पे लेते हो तब तो चलो खैर बदल जाएगा, बट अगर डिस्टेंस सेंटर से लेते हो तो देन दिस पोर्शन will have magnetic field proportional to 1/r। So therefore गर्व इज आस्क्ड कि हमने वापस n से क्यों मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली देखो, हमने ये जो निकाला ये तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो किया वो है एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो वो हो गया एक छोटे से एरिया का फ्लक्स। फिर उसको इंटीग्रेट किया तो उस पर्टिकुलर कॉइल का जो कॉइल भी नहीं करना चाहिए, उस पर्टिकुलर टर्न के अंदर जो फ्लक्स जा रहा है वो आ रहा है ये, यानी दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू अ सिंगल टर्न। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इंटीग्रेट करने के बाद की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करने के बाद की बात कर रहा हूँ कि ये हो गया फ्लक्स ड्यू टू वन टर्न, ठीक है ना। और फिर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा ना, इनटू n करेंगे। ये चीज हमने सॉलिनॉइड में भी किया था। देखो सॉलिनॉइड में हमने क्या L इज इक्वल टू 5 by I, तो 5 क्या होता है, 5 होता है म्यू नॉट ni इनटू पाई r स्क्वायर। कि चलो सॉलिनॉइड में तो यूनिफॉर्म लेके चलते हैं तो पाई r स्क्वायर, फिर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स भी किए थे आप, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, फिर I से हट I हट गया tr, तो दिस बिकेम द सॉलिनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस। टोरॉइड में क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे दूर जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है, इसलिए हमें इंटीग्रेट करना। हाँ, अगर कॉइल बहुत छोटा सा होता तो देन मे बी सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड लेके इनटू पाई r स्क्वायर कर देते तो चल जाता, पर यहाँ पे r1 r2 दिया हुआ है, एंड एज पर द फिगर दिस इज नॉट एज स्मॉल, इतना भी छोटा नहीं है जैसे इसमें दिख रहा है, तो हम वो पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तभी जो है इंटीग्रेशन करना मजबूरी होगी, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। Now let's look at mutual inductance of one solenoid and maybe another solenoid. So these are two solenoids. ठीक है, और एक अंदर अंदर है, ठीक है ना। दोनों का लेंथ सेम दे रहा है, लेंथ अलग भी हो सकता है, अभी फिलहाल सेम ले रहा हूं। बाहर वाले का सब कुछ N1 R1 और अंदर वाले का N2 R2। तो अंदर वाले का सब कुछ N2 R2 है और बाहर वाले का N1 R1, ठीक है। यू टू फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, length is given as small l, ठीक है, length is given as small l, you to find out the mutual inductance of this in this case। चलो go ahead, start करो। Before you start, अब सुनो, म्यूचुअल में क्या होता है, करंट किसको लेना है वो तुम्हारी मर्जी। तो देखो, some of you might take the outer one as the current and inner one for flux,
some of you might take the inner one as current and the outer one for flux. तो अब वो देखना पड़ेगा कि तुमको कि दोनों को कैसे हैंडल करना। म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे के वजह से, और वो हमेशा इक्वल होता है। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, चाहे इसका वजह से उसका हो या उसका वजह से इसका हो, वो दोनों हम बराबर मानते हैं। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट। In this case, let's take current in coil 1 and flux in coil 2. So let's take current in coil 1 and flux in coil 2. Now you might say, why not the other way around? दोनों तरीके से करेंगे और we will discover that the answer will turn out to be the same. अच्छा, करंट इन अगर मान लो कॉइल 1 होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कॉइल 1 के वजह से क्रिएट होगा, तो म्यू नॉट N1I, तो म्यू नॉट N1I इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1, और उसके वजह से कॉइल 2 में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा व्हिच इज पाई एरिया कॉइल 2 का, यानी पाई R2 स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया एक टर्न का फ्लक्स, और हमारे पास तो टोटल N2 टर्न्स है, तो देयरफॉर N2 टर्न्स का फ्लक्स इतना है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? फ्लक्स बाय करंट, तो ये I हट जाएगा, है ना, यानी इक्वल टू म्यू नॉट N1। अब स्मॉल n1 क्या होगा? N1 बाय L, है ना, तो म्यू नॉट N1 N2 by R2 square by L, where R2 remember is the inner coil। ये ध्यान रखना पड़ेगा, कल को R1 R2 उल्टा ना कर दो, ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, से अभी R2 का तो हमने इनर लिया, तो बाद में जब इसको इंटरचेंज करेंगे तब तो R1 आना चाहिए। इंटरेस्टिंगली तब R1 नहीं आएगा। अब जरा समझो क्यों। अब देखो, अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, करंट कॉइल 2 में लेता हूँ। लेट्स से करंट इज इन कॉइल 2 एंड फ्लक्स इज सपोज इन कॉइल 1। समझ में? आप ऐसे करो तो करंट कॉइल 2 में है, ध्यान रखना। सो देयरफॉर जो मैग्नेटिक M होगा वो होगा 5/I। तो करंट कॉइल 2, तो इस बार कॉइल 2 का करंट है, यानी म्यू नॉट N2I, N2 means the turn density of the second coil, into, now comes the catch, एरिया किसका होगा? ना देखो, हमें पता है कि अगर मान लो एक सॉलिनॉइड में लेता हूं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके अंदर के रीजन में होता है, B आउटसाइड 0 होता है। तो देयरफॉर भले ही हम फ्लक्स निकाल रहे हैं आउटर कॉइल में, भले हम फ्लक्स निकाल रहे हैं आउटर कॉइल में, और आउटर कॉइल का रेडियस R2 है, पर लेना मुझे सॉरी आउटर कॉइल का फ्लक्स हो गया रेडियस है R1, लेकिन मुझे लेना अभी भी R2 ही है। क्यों? क्योंकि इस वाले बीच का जो रीजन है, इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर वाला कॉइल तो बाहर नहीं बना। तो देयरफॉर though we are supposed to take the area of the outer coil, क्योंकि उसका फ्लक्स निकालना, बट हम लोग फिर भी एरिया ऑफ द इनर कॉइल ही ले रहे हैं, क्योंकि उसी के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। B आउटसाइड तो हम सॉलिनॉइड में 0 लेते। तो देयरफॉर इंटरेस्टिंगली इस बार हमने इंटरचेंज कर दिया, लेकिन एरिया अभी भी अंदर वाला ही ले रहा है, यानी क्या होगा? अभी भी एरिया पाई R2 स्क्वायर ही इनटू इस बार नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन बाहर वाले का होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कॉइल तो बाहर का ही है, लेकिन बाहर वाले कॉइल का सिर्फ इस वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए उसको हमने लिखा, यानी क्या होगा? इनटू N1। ठीक है ना? दैट इज द केस। अभी दिख नहीं रहा होगा शायद, बट चलो देख लेते हैं, है ना। तो ये हो गया फ्लक्स पर यूनिट करंट, I से डिवाइड कर लो, भाई खत्म, इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब स्मॉल n2 बोलते क्या होगा? N2 बाय L, दैट्स इट। N1 N2 वही आगे देखो, N1 N2 इनटू पाई R2 स्क्वायर बाय L। देखो, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में सोर्स करंट तुम चाहे आउटर कॉइल ले लो और फ्लक्स इनर कॉइल ले लो, या सोर्स करंट इनर कॉइल ले लो और फ्लक्स आउटर कॉइल ले लो, doesn't make a difference, the calculation still remain the same, and that is mu naught N1 into pi R square by R2 square upon L। अनसेट की मैंने इनर को R1 लेके R2 लिया, कोई बात समझ गया, वो तो डजंट मैटर, बाकी तो सब सही है, कोई दिक्कत। ठीक है, मेन इशू वाज दैट
कि यहाँ पे रेडियस सिर्फ इनर का लेना है, चाहे करंट सोर्स आउटर का लो चाहे करंट सोर्स इनर। ये मेन क्रक्स ऑफ द मैटर, और जिसके वजह से क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दोनों का सेम है। ठीक है, चाहे इसको लो चाहे उसको, है ना। ओके, now let me give you another question, and that is this is a now in this question you have to find out the current I as a function of time and also draw the corresponding graph. तो एक बार करंट आ जाता है ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें आ जाती है कि इसका वोल्टेज बताओ, इसका वोल्टेज बताओ, इसका वोल्टेज बताओ, है ना, इसका पावर बताओ, उसका पावर बताओ, इसका पावर बताओ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं हम लोग, बट मेन क्वेश्चन यही है अभी फिलहाल कि फाइंड आउट द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्या है, काम करो, इसको 4R कर लो, इसको R बस इजी कर लो। दिस इज द रेजिस्टेंस 4R, दिस इज द रेजिस्टेंस R एंड दिस L, एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल is suppose equal to E. EMF of the cell is E, and it's an ideal cell where there is no internal resistance. ठीक है, draw the graph and also the current at any time t. So go ahead and start. You know what, Saksham, if your answer is correct, then at t is equal to 0, it's fine. क्योंकि इसका तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगा, तो therefore इससे करंट जाएगा नहीं, तो V/4R, चलो ठीक। But what about, let's say t is to infinity? If I put your value of t is to infinity, the current seems to be 0, but that cannot be, na? t is to infinity इसका 0 रेजिस्टेंस हो जाता है ना, तो इसलिए R और 4R पैरेलल में हो जाएगा, तो उस हिसाब से करंट बनेगा I। अच्छा, okay, Anish has now given the answer as E/4R plus E/R into, I think that is more plausible, ये ज्यादा प्लॉजिबल लग रहा है। ठीक, चलो एक्चुअली देखो पता क्या हो रहा है कि ये जो वोल्टेज है ना, इस रेजिस्टेंस यानी 4R रेजिस्टेंस के ऊपर ये फिक्स है, इसलिए इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, ये तो कांस्टेंट करंट है। So this will be a constant I. Let's call it as suppose I1 or इसको as I2, and constant I1, and that is equal to E/4R. ये कांस्टेंट I1 है and that is equal to E/4R. ये तो क्या, इसका ये कांस्टेंट करंट जाएगा, इसका वेरिएबल होगा, ये वो RL ग्रोथ सर्किट का काम करेगा। तो I2 कितना होगा, I2 will be that formula if you remember, है ना। तो कितना हो जाएगा ना, E/R into 1 minus e to the power minus, है ना, T/L/R। So that क्या है ना कि at t is equal to 0, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, at t is equal to 0, if you put it e to the 0 is 1, तो 1 minus 1 is 0, यानी I2 क्या होगा, 0 हो जाएगा at t is equal to infinity। बट उसके बाद I2 का कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा, और फाइनली at t is equal to, यानी I2 हो गया, so at t is equal to 0, I2 is equal to 0, and at t is equal to infinity, I2 is equal to E/R। अब देखो जो I करंट है वो क्या होगा, फिर दोनों का समेशन, दोनों का समेशन। So therefore
I at any time t, केवल at any time t is equal to I1 plus I2, and I1 is a fixed value, so that is equal to E by 4R plus E by R into 1 minus e to the power minus t by tau, where tau is equal to L by R. That's it. अंश ने आंसर दिए हैं करेक्ट, ठीक, बिल्कुल सही। इसका करंट क्या होगा फिर? इनिशियली E by 4R और बाद में कितना हो जाएगा? E by 4R प्लस E by R, क्योंकि ये तो टर्म जीरो हो गया तो नहीं E by R हो जाएगा, that is 4E by R, यानी 5 into E by 4R। तो ये हो गया E by 4R और ये हो जाएगा 5E by 4R। और इसके वजह से क्या होगा ना, एक्चुअली सोम हैज आस्क्ड कि इस केस में टाउ या टाइम कांस्टेंट क्या होना चाहिए। एक्चुअली देखो टाइम कांस्टेंट ना सोम वी डिफाइन ओनली फॉर दैट आरएल वाला पार्ट। अगर पूछा जाए कि ओवरऑल सर्किट का, फिर तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है ना, द टाइम टेकन टू ग्रो 63% ऑफ द फाइनल करंट, तो फिर तो अलग बात हो गया, बट देन इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन दैट। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिफाइन टाइम कांस्टेंट ओनली इन दैट ब्रांच वेयर देयर इज इंडक्टर। तो देखो टाइम कांस्टेंट देखना, इसका आंसर आता है देखना, कुछ क्वेश्चन में पूछेंगे ऐसे ही, इसका आंसर L by R ही दिया जाता है। दैट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट पार्ट व्हिच हैज दैट इंडक्टर इन इट, ये चीज। अब मान लो एक और पैरेलल ऐसे दे दिया, मान लो एक और 2R और L दे दिया, तो वहां पे भी ऐसे ही ग्रोथ होगा, तो वो अलग सा होगा, तो इसका टाइम कांस्टेंट अलग होगा इस विंग का। और अगर मान लो ऐसे एक और रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाला विंग है तो उसका अलग हो जाएगा, तो दैट वुड बी सम काइंड ऑफ डिफरेंट टाइम कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर विंग, ठीक है ना। तो ओवरऑल जनरली पूछते नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखो इस पर स्टार्टिंग करंट ही जीरो नहीं, हाँ जीरो है, स्टार्टिंग करंट इज नॉट जीरो। तो देयरफॉर उस तरीके से देखो टाइम कांस्टेंट का हम लोगों ने डिफाइन किया कि इफ द करंट लेट्स से ग्रोज, नाउ ग्रोज मींस फ्रॉम जीरो ही मान के चल, ग्रोज टू 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, तो वो जो करंट होता है दैट इज कॉल्ड एज, या वो जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। अब यहाँ पे तो 63% का, यहाँ तो जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो जीरो से 63% का ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो ऑलरेडी कुछ करंट चल रहा था, वहां से ग्रोथ होगी, तो देयरफॉर थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट। तो देयरफॉर टाइम कांस्टेंट सिर्फ उस विंग का ही हम लोग इस केस में डिफाइन करें, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में वैसे तो और भी चीजें पूछा जा सकता है, जैसे पावर का चेंज, पावर का चेंज भी पूछा जा सकता है कि जैसे इसका पावर का क्या होगा, रेजिस्टेंस का पावर का क्या होगा, और इंडक्टर के पावर का क्या। सो में आज की आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं होगा, नहीं नहीं, इस केस में ये क्वेश्चन नहीं है ना। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब होता, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन होता ना, तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देते, ये दोनों का ये आर इक्विवेलेंट और ये एल, अब टाउ हो जाएगा एल अपॉन आर, नहीं आर इक्विवेलेंट, इन दोनों के इक्वल। पर इस बार क्वेश्चन का सर्किट अलग था, इस बार एक टोटली अलग विंग का सर्किट, ये अलग था और यहाँ पे एक टोटली अलग विंग था। So therefore don't make the question the same as what I had run just a minute earlier. ये क्वेश्चन अलग है, ये जो मैंने दिया है, और जो शायद तुम सोच रहे हो वो अलग, उसमें आर इक्विवेलेंट निकाल के तब जाके सॉल्व, बट नॉट इन दिस वन, इसमें नहीं, ठीक है ना। चलो, तो इस केस में एक और क्वेश्चन भी आता है, दैट इज व्हाट अबाउट द पावर, व्हाट अबाउट द पावर इन द इंडक्टर एंड आल्सो इन द रेजिस्टर, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना।
तो पावर इन द रेजिस्टर तो क्लियर है। पावर ऑफ द सेल क्या होगा? पावर ऑफ द सेल होगा E इंटू आई, यानी E स्क्वायर बाय R इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय टाउ। ये हो गया पावर ऑफ सेल, है ना। तो पावर ऑफ सेल अगर मैं देखता हूं तो क्या आ जाएगा? Now, when I'm saying power of the cell, I'm only meaning to say power of the cell of the inductor part. लेकिन पावर ऑफ द सेल अगर ओवरऑल चाहिए, इन दैट केस क्या होगा? प्लस E स्क्वायर बाय 4R। ये पावर तो हमेशा ही रहेगा, है ना। इसलिए t इज इक्वल टू 0 अगर मैं देखता हूं तो देखो इसका 0 आ रहा है ना। EI होता है सेल का पावर, तो ये पार्ट 0 आ रहा है, यानी E स्क्वायर बाय 4R। इट स्टार्ट्स विद पावर वर्सेस टाइम। अगर मैं सेल का करता हूं, दैट इज E स्क्वायर बाय 4R इज द पावर ऑफ द सेल। लेकिन इंफिनिटी पे क्या होगा? इंफिनिटी पे ये वाला खत्म हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टी बाय टाउ खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी E स्क्वायर बाय R प्लस E स्क्वायर बाय 4R, है ना। यानी 5 E स्क्वायर बाय 4R हो जाएगा। तो देयरफॉर ये आ जाएगा 5 E स्क्वायर बाय 4R, 5 इनटू, ऑब्वियसली फिर वो ग्रोथ करेंगे तो ऐसा। ये हो गया सेल का, ये हो गया सेल का पावर। अगर मैं रेजिस्टेंस का पावर देखता हूं तो एक 4R वाले का था, मैं एक बार सर्किट दोबारा ड्रॉ कर दूं। तो एक सेल का है, वो तो ड्रॉ कर लिया। एक रेजिस्टेंस का, कौन सा? 4R का। इसका तो फिक्स होगा, इसका तो फिक्स। ये हो गया पावर ऑफ रेजिस्टेंस 4R, ये हो गया पावर ऑफ सेल। अब आ जाओ पावर ऑफ रेजिस्टेंस R, वो क्या होगा ना? इसका I स्क्वायर R, इसको स्क्वायर करेंगे, यानी पावर ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो क्या होगा ना? E स्क्वायर बाय R तो आएगा ही, I स्क्वायर है इंटू R, तो E स्क्वायर बाय R इंटू 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस T बाय टाउ प्लस e टू द पावर 2T बाय टाउ। ये देखो, अरियंतजाज की क्या हमने पावर ऑफ सेल 4R एंड RL सर्किट की पावर को ऐड करके लिखा? या बिल्कुल, वो एक्चुअली करंट ऑफ द RL सर्किट ये है, करंट ऑफ द ये वाला तो फिक्स है, इसका अलग से निकाला, उसका अलग से निकाला, EI, है ना, और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये माइनस आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर 2 e टू द पावर माइनस T बाय टाउ और प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ 2T बाय टाउ। अच्छा, इसका भी अगर देखते हो दैट t इज इक्वल टू 0 क्या आएगा? t इज इक्वल टू 0 पे देखो, ये 1, ये 1 और माइनस 2, तो ये 0 है इसका पावर, ठीक है ना। तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस एक्चुअली 0 आ रहा है। तो PR एट t इज इक्वल टू 0 क्या आ रहा है? इक्वल टू 0, क्या यहीं पे लिखो, एंड PR एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा? देखो इंफिनिटी में ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ E स्क्वायर बाय R, यानी इक्वल टू E स्क्वायर बाय R। तो देखना इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ ऐसे बनेगा, यहां से 0 से स्टार्ट होगा और t इज इंफिनिटी पे ये भी साथ में ऐड हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा नीचे कर लो, ऐसे। ये हो गया पावर ऑफ रेजिस्टेंस। अब पावर ऑफ सेल माइनस पावर ऑफ रेजिस्टेंस करोगे तब जाके पावर ऑफ इंडक्टर आएगी। तो उसके ऊपर हम लोग जो डिस्कशन है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज तो टाइम खत्म हो गया, आज छोटा क्लास था, तो कोई बात नहीं। इस पावर के ऊपर जो है ना एक फॉलो अप डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। तो कल के क्लास में वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट पावर ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड आल्सो द सेल इन RL DC
ग्रोथ सर। ठीक है, इसी से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। चलो आज के लिए इतने, फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो हैव ए गुड डे, बाय बाय। इसको थोड़ा सा बीच में छोड़ रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, जस्ट एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन हमने कर लिया, तो डिटेल डिस्कशन कल। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।